चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने आप में सफिशिएंट है कि वो किसी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करते हुए। लेकिन आसान नहीं होता। हमने देखा है सर्कुलर मोशन में, जब बेसिक एकदम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एकदम बेसिक जब देखा तो उसमें हमने देखा कि भाई यहां का, यहां नीचे एकदम नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, एनर्जी पता है, तो ऊपर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी एनर्जी एकदम आसानी से निकल जाता है कि नहीं। वहीं अगर पूरे में तुम फोर्स लगाओ, खतरनाक एक्सेलरेशन, वेरिएबल एकदम थीटा के साथ वेरी करेगा और उस तक का वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। किससे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। इसीलिए उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ सेगमेंट्स को, कुछ पोर्शंस ऑफ क्वेश्चंस को, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से बनाने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए धीरे धीरे हम लोग वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्क क्या होता है। वर्क कार्य, कार्य मतलब काम, थोड़ा बहुत आइडिया आता है ना। 9th में भी पढ़े वर्क एनर्जी पावर, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। बेसिक आइडिया है। जैसे एक बहुत बेसिक आइडिया ये है कि डे टू डे लाइफ के वर्क का कॉन्सेप्ट और जो साइंस के वर्क का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं भाई, दिन भर रात भर जग जग के पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में पूछिए वर्क कितना कर रहे हैं? 0। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं। एक आदमी है, एक बड़ा सा बैग उठाया, लेके खड़ा है भाई, फोर्स खूब लगा रहा है, खूब एनर्जी खर्चा हो रहा है उसका, है ना। उसका सर दुखा रहा है कि नहीं दुखा रहा है? एकदम परेशान है भाई, पसीना पसीना हो गया। अगर गर्मी है, अभी तो ठंडा है, खैर पसीना नहीं होगा, थोड़ा गर्मी आएगा बॉडी में, लेकिन गर्मी हो, पसीना पसीना हो जाएगा ना, भारी भारी सा खूब बैग लेके खड़ा हो गया। अब बेचारा परेशान है, खूब खूब मेहनत कर रहा है। डे टू डे लाइफ में तो कहेंगे ना बहुत मेहनत कर रहा है। फिजिक्स से पूछिए भाई वर्क कितना कर रहा है? 0 भाई। वो लिया, घूम गया। आप उसे पूछे कितना वर्क कर रहा है? 0। घूम गया, घूम भी गया तब भी 0 वर्क डन कर रहा है। उसका कारण है फोर्स लगा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने, फोर्स लगा रहा है ऊपर, बैक पे ऊपर फोर्स लगा रहा है ना वो रोकने के लिए, और घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल? 90 डिग्री। वर्क डन हो गया 0। कोई काम नहीं हुआ भाई, है ना। कूली को दे दो पूरा सामान, सारा सामान वो ले लिया, खूब घुमा दिए, पहुंचा दिया जहां पहुंचना था। अब बस उसको बोलो कि भाई हमारे फिजिक्स वाले सर बोले हैं कि तुम्हारा वर्क डन 0 है, तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, है ना। 2-4 लाख मार के अब भगा देगा तुमको, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वो समझता है भाई हम बहुत काम किए। तो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्शन है काम करने का, और मतलब वर्क डन होने का, और जो डे टू डे लाइफ में वर्क डन का कॉन्सेप्शन है, बहुत अलग है। आप कोई चीज उठा के अगर ऊपर चढ़े सीढ़ी पर, वर्क डन हुआ, नीचे उतरे वर्क डन नेगेटिव हुआ, तो -10 जूल वर्क डन हो गया। भाई नेगेटिव वर्क डन का कोई कॉन्सेप्ट डे टू डे लाइफ में है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो डे टू डे लाइफ में वर्क डन सोचते हैं, उस नजरिए से नहीं सोचना है। फिजिक्स के नजरिए से क्या होता है वर्क डन, उसको समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क डन बेसिकली अगर पूछा जाए बताओ कितना वर्क डन हुआ, आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है। जैसे ये मास m है, हमने इधर लगाया फोर्स F, मास m इधर डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्प्लेसमेंट s,
इनके बीच में एंगल है 0। कितना एंगल है? 0। 0 है क्या? अरे भाई थीटा है, कुछ तो एंगल है, एक्यूट एंगल है मान लो। 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। फोर्स ऐसे कर दो 90 डिग्री एंगल, फोर्स ऐसे कर दो एंगल 180 डिग्री। तो थीटा हमने मान लिया भाई कि आपको जो मन है, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, काम करे तो बढ़िया काम। हम लोग इसका वर्क डन डिफाइन करते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। फोर्स का होता है ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। क्या है भाई साहब? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। तो एफ पैरेलल इनटू एस, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के लाइन पर है। फोर्स का वो कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट करने से वर्क डन आ जाता है। और इधर कंपोनेंट आया है cos थीटा, तो f cos थीटा इंटू एस, ये वर्क डन हो गया। और इसको हम लोग लिख लिए एफ एस cos थीटा। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। जहां f क्या है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अच्छा, इसको अगर हम चाहें, मन हो अगर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस। कैसे लिख सकते हैं? एफ डॉट एस। कैसे पता भाई? तो हम लोग को मालूम है ए डॉट बी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है। इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। यहां तक हमको नहीं लगता कोई समस्या होना चाहिए। तो बेसिक चीज एकदम पढ़े हुए हम लोग। कैसा कैसा वर्क डन हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। नेचर ऑफ वर्क डन को समझते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन, क्या क्या नेचर ऑफ वर्क डन? पहला है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या है? W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। आप सोचिए, F क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, हमेशा पॉजिटिव। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये है कॉस थीटा। ये साइन चेंज करता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हमको वर्क डन को पॉजिटिव बनाना है तो ये पॉजिटिव, केवल इसको पॉजिटिव रखना होगा। मतलब कॉस थीटा जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो एक्यूट हो सकता है या ऑब्ट्यूस हो सकता है। कॉस थीटा जो है एक्यूट एंगल के केस में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, π/2 एक्यूट है। अब 90 डिग्री को वहां पे इक्वेशन में नहीं लगेगी, इक्वल टू में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब cos 90 आएगा तो 0 हो जाएगा, वो 0 वर्क डन होगा, वो पॉजिटिव वर्क डन नहीं होगा। ये सेकंड केस है, 0 वर्क डन। 0 वर्क डन नेचर पढ़ रहे हैं। वर्क डन के अलग अलग वेराइटीज। तो वर्क डन 0 कब होगा? वर्क डन 0 होने का मतलब है एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू 0। कब कब वर्क डन 0 हो सकता है? मान लो भाई साहब फोर्स ही नहीं लगा, वर्क डन 0। अरे भाई तुमने फोर्स लगाया नहीं तो उस फोर्स का वर्क डन 0। मान लो पूरा जोर लगा दिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फोर्स तो लगाए, खूब फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी वर्क डन 0। उसके अलावा फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, cos थीटा 0 हो सकता है। यानी थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री, तब भी वर्क डन 0 हो सकता है। तो ये तीन केसेस है, या तो फोर्स ही नहीं लगे, या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, फोर्स लग गया डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, खूब हेवी अलमीरा, उसको पकड़िया धक्का लगाई,
खूब जोर जोर से धक्का लगे, हिल ही नहीं रहा भाई, खूब थक तो गए, खूब फोर्स तो लगा लिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका होना चाहिए, किसका डिस्प्लेसमेंट? आप सोचिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग वहां से बंधा हुआ है, आप इसको खींचिए तो स्प्रिंग इलोंगेट तो होगा, स्प्रिंग आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं, उधर से बंधा हुआ है ना भाई, उधर से फिक्स कर दिए, स्प्रिंग है, पकड़े खींच दिए, बताइए वर्क डन हुआ कि नहीं? है ना, ये चमत्कारी सवाल है, मतलब दिमाग हिल जाता है, क्या होगा, मतलब अभी तक ऐसा तो नहीं देखे थे, या तो ब्लॉक पूरा मूव करता था या वही रुक जाता था। तो दोनों में क्लियर कॉन्सेप्ट था कि वाह, रुक गया तो नहीं हुआ वर्क डन, चल दिया तो वर्क डन हो गया। लेकिन इसमें तो गजब है, रुका हुआ भी और चल भी रहा है, एक एंड वहां पे रुका हुआ है, एक एंड चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो डिस्प्लेस होना चाहिए। तो बताओ स्प्रिंग का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव किया नहीं किया? स्प्रिंग इमेजिन कर रहे हैं, ये स्प्रिंग है, पकड़े खूब मेहनत से यहां से यहां तक लाए, तो भाई साहब जहां पे फोर्स लगाए वो मूव किया कि नहीं किया? किया। इसका मतलब यहां पे हमने वर्क डन किया, वर्क डन हुआ भाई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे बॉडी है ना, बॉडी है, मान लो रबर का बना, पकड़े और दबा दी, बताओ वर्क डन हुआ कि नहीं? वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। ऐसा नहीं कि बॉडी पूरा मूव करेगा तभी, जहां फोर्स लगाए वो पॉइंट अगर मूव करेगा वर्क डन होगा। क्लैरिटी है ना? ये चीज आसान वाला में नहीं है ना, ये 9 में नहीं पढ़े, ये अब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। थर्ड, नेगेटिव वर्क डन, ऐसा भी होता है नेगेटिव वर्क डन। क्या है नेगेटिव वर्क डन? अगर हमारा वर्क नेगेटिव हो तो उसका मतलब है W जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब Fs cos थीटा जो है वो लेस देन 0 है, यानी cos थीटा जो है वो लेस देन 0 है। cos थीटा लेस देन 0 यानी cos थीटा नेगेटिव कब होगा? जब थीटा कैसा हो? एक्यूट एंगल हो। थीटा कैसा हो? अरे एक्यूट पर तो पॉजिटिव था यार, थीटा जब हो ऑब्ट्यूस तब होगा cos थीटा नेगेटिव, और जब cos थीटा नेगेटिव होगा तभी होगा वर्क डन नेगेटिव। तो इसका मतलब है cos थीटा लेस देन 0, थीटा मस्ट बी ऑब्ट्यूस। ना ऑब्ट्यूस मतलब थीटा शुड लाई बिटवीन, बताओ भाई साहब, पाई बाई 2 टू पाई, पाई पे इक्वालिटी है, पाई बाई 2 पे नहीं, है ना? यहाँ 90 लिखे ना तो यहाँ लिख दो पाई बाई 2, क्योंकि सब जगह रेडियन वाला यूज किया, वहां 90 लिखे। आया समझ? तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क डन। क्या हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क डन? अब देखो भाई साहब, नेचर ऑफ वर्क डन तो क्लियर है हमको लगता है। अब हम लोग का अलग अलग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क डन हो सकता है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क डन। ठीक है, कभी पहला मेथड आसान होगा, कभी दूसरा मेथड आसान होगा, कभी तीसरा मेथड आसान। पहला मेथड तो है वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया, वर्क डन निकल गया। दूसरा केस क्या है? F इक्वल्स W इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू एस, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो S के पैरेलल है इंटू एस, मतलब F पैरेलल इंटू एस, मतलब the component of force which is parallel to displacement into displacement। थर्ड W को लिख लेंगे F इंटू S cos थीटा। इसमें क्या है? फोर्स इंटू S पैरेलल, मतलब ये जो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है, इसको हम लोग थर्ड कहेंगे, मतलब तीसरा तरीका। कैसे निकालते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको समझिए।
एक एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। इधर और जगह है क्या लिखने के लिए? लिख सकते हैं इसमें, देखिए चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है हमारा बॉडी मास m, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, और हमको वर्क डन निकालना है जब पार्टिकल यहां पे पहुंचे। तो देखो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ है, पर हमको ये नहीं दिया हुआ, ये हमको x दिया और ये y दिया हुआ, दिया हुआ है x और y दिया हुआ, और टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो अब यहां तक पहुंच गया, तो वर्क डन को हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे Fx। क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना L, इस डिस्प्लेसमेंट, ये अननोन है, अननोन, इसको यूज अभी नहीं करेंगे। इसको अगर यूज करते हैं तो फिर एंगल भी तो देना होगा, cos थीटा भी तो देना होगा। लेकिन हम लोग क्या किए, L का एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो क्या आएगा, x आएगा कि नहीं, और L का दूसरा कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो y आएगा कि नहीं। अब बताइए कौन सा कंपोनेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, x है कि नहीं। तो यहां पे हम आपको क्या बताएं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल, आपको निकालिए आराम से, वर्क डन निकल गया। विश्वास नहीं होगा कि सर इतना आसानी से निकल गया, अरे भाई आ जाएगा, आप देखिएगा आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि अगर उल्टा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो माइनस लगा के रखना है। उदाहरण के लिए यहीं पे एक और उदाहरण लीजिए, mg लग रहा है, mg का वर्क डन निकालना, mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का है क्या कोई वेक्टर, कंपोनेंट है y है लेकिन ऊपर की ओर, उल्टा हो गया, mg और y अपोजिट है कि नहीं, तो यहां भी वर्क डन डायरेक्टली निकल जाएगा, खाली माइनस mg y लिख देना, आंसर समझ रहे, कमाल हो रहा है। इसमें हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के लॉन्ग हो, या डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो। तो ये दोनों मेथड से हम लोग वर्क डन निकालते हैं। क्या आप सोचते हैं कि दूसरा तरीका से लगाएंगे तो नहीं बनेगा? चलिए हम आपको ये प्रूव करके दिखाते हैं नॉर्मल तरीका से, पहला तरीका से Fs cos थीटा से। जैसे फोर्स तो F हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट L हो गया, इंटू cos थीटा हो गया। अब देखिए फोर्स हमने लगाया ऐसे, ये थीटा है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब cos थीटा कहां से आएगा भाई, cos थीटा, देखिए थीटा वो है तो ये भी तो थीटा है ना, इसी डायरेक्शन में, तो ये थीटा। तो देखो F इंटू L इंटू cos थीटा क्या लिखेंगे भाई, x बाई एल बेस बाई हाइपोटेनस, एल से एल कट गया, देखिए fx आ गया कि आया कि नहीं समझ, बस ऐसे ही बनता है। तो ये मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क डन है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अगला देखते हैं, इसी के एप्लीकेशन को समझेंगे, क्या खतरनाक इसका एप्लीकेशन हो सकता है वो समझते की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये सरफेस है, खतरनाक सरफेस है कि नहीं, हमने ऐसे रखा और फोर्स हमेशा ऐसा लगाया, हमेशा फोर्स ऐसा लगाया हॉरिजॉन्टल, और फिर भी ए से बी पहुंचा दिया, बता दो वर्क डन कितना। क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बता दो वर्क डन कितना होगा, अगेन ये एक्स है ये वाई है, तो वर्क डन अभी भी एफ एक्स हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि इससे ऐसे हम लोग निकाल लिए, नहीं तो वास्तव में अगर आप सोचिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इसमें लगातार बदल रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पार्टिकल का इस पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होगा, फोर्स यहां होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, फोर्स यहां होगा। क्या ये एंगल लगातार चेंज होगा कि नहीं डायरेक्शन में,
लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो क्योंकि अपना डायरेक्शन लगातार बदल रहा है तो एंगल भी बदल रहा है। तो क्योंकि हमको ये मेथड पता था तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर नहीं पता होता तो हमको इंटीग्रेट करके निकालना होता, और उसको तो भाई इंटीग्रेट करके निकाल भी लोगे। अगर इस तरह का जिगजैग पाथ कैसा भी दे दे और हमें बस ये बता दे कि फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज ऑलवेज, तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ये हमें एक्स दे दिया, क्या वर्क डन अभी भी एफ एक्स होगा, प्रोवाइडेड फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदल रहा, फोर्स अपने आप में कांस्टेंट हो, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, तब ऐसा करेंगे। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ है ही नहीं जल्दी से कॉपी करो, उसको भी मिटाएंगे, इसको मिटाने के बाद। लिख लिया आई थिंक। अब देखते हैं वर्क डन बाई वेक्टर मेथड इन 3D, है ना, 3D वाला डिस्कस करते हैं, 2D 1D तो आप लोग आराम से कर लीजिए। वर्क डन बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड से वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो देखिए फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर लिख सकते हैं, तो एफ डॉट डेल्टा आर यही वर्क डन देता है, एस वेक्टर को हमने डेल्टा आर वेक्टर लिखा। जैसे मान लो कि एक फोर्स है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, एक पार्टिकल को इस फोर्स की मदद से 3,7,1 से उठाकर 1,9,5 पे रख दिया गया, किसी भी पाथ से हमसे पूछा गया भाई वर्क डन बताओ, बहुत आसानी से बना लेंगे। पहले सिंबल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं उसको, एफ को क्या लिख सकते हैं, ऐसे जैसे वहां लिखा हुआ है, सिंबल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई क्या प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डेल्टा आर को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। सो एफ डॉट डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड, ऐसा लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने आता है, आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करो और के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे यही देख लो, डेल्टा आर क्या लिख पाएंगे, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 आई कैप, 9 माइनस 7 यानी प्लस 2 जे कैप, 5 माइनस 1 यानी प्लस 4 के कैप, और इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, वर्क डन निकल के आ जाएगा। वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4, माइनस 3 इंटू प्लस 2 यानी माइनस 6, 7 इंटू 4 मतलब प्लस 28, तो ये आ गया 18 जूल का वर्क डन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है। क्या आप यहां से गेस कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट होगा क्या ऑब्ट्यूज, एक्यूट होगा, तभी तो वर्क डन पॉजिटिव आया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए वेक्टर मेथड पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है F1 इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 16k कैप। दूसरा फोर्स F2 है 11i कैप प्लस 8j कैप माइनस 14k कैप। पार्टिकल मूव कर रहा है 1,4,7 -2 से -3,8,11। We have to find work done by net force. Work done by net force ये बताना है। ये तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया वर्क डन बाई नेट या सम ऑफ वर्क डन बाई F1 एंड F2। सम ऑफ वर्क डन बाई F1 एंड F2 मतलब समझ रहे दोनों में अंतर। वर्क डन बाई नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स पहले निकाल लो और उसका वर्क डन निकाल लो। और दूसरा कह रहा है सम ऑफ वर्क डन बाय F1 एंड F2 मतलब F1 का पहले वर्क डन निकालो F2 का वर्क डन निकालो दोनों को जोड़ो। इन दोनों में हमको वास्तव में रिलेशन देखना है, रिश्ता नहीं बताना है कि क्या है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना जी। F इक्वल्स टू इनको सम कर दे रहे भाई, इसको इसको ऐड करो 13i का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया हमारा नेट फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट देखा जाए डेल्टा आर वो क्या है तो -3 -1 यानी -4i कैप 8 -4 यानी +4j कैप 11 -2 यानी 13 13k कैप। बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना वर्क डन आ जाएगा। नेट वर्क डन बाय नेट फोर्स आ जाएगा -52 4 4 is 16 13 plus 13 into 2 26। तो ये दोनों मिलके 42 हो रहा है शायद। तो -52 प्लस 42 तो नेट वर्क डन बता दो वर्क डन कितना हो -10 जूल। क्या आप यहां से गेस कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा एंगल होगा ऑब्ट्यूज। अब एक बार तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको इंडिविजुअली दोनों फोर्स का जब V पार्ट है उसमें इंडिविजुअली दोनों फोर्स का वर्क डन निकालना है और फिर ऐड करना है। तो इंडिविजुअली जब निकालिएगा 2i कैप -4j कैप प्लस 16k कैप ये F1 हो गया और उसका डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर के साथ। डेल्टा आर तो सेम ही रहेगा वाह वाह। वो है -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 13k कैप -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 13k कैप प्लस 13k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो F1 डॉट डेल्टा आर -8 -16 प्लस भाई साहब 16 इंटू 13 बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। देखो तो है क्या 208 आना चाहिए। अरे नहीं हाँ ठीक लग रहा है। -24 और 208 ये तो 4 हो गया 200 -20 180। भाई F1 का वर्क डन तो ज्यादा है नेट फोर्स का वर्क डन तो कुछ नहीं है उसके सामने। अच्छा चलो F2 का वर्क डन निकालते F2 डॉट डेल्टा आर। अच्छा देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं F2 यहां दिख रहा है ना
डेल्टा आर दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट निकाल, -44 +32 -14 into 13 -14 into 13 -180। ठीक है भाई, और इसको जब निकालेंगे कितना आएगा, -12 और -182। तो -194। ये W2 आ गया, ये W1 है, ये W2। और नेट वर्क डन अगर दोनों को जोड़ के निकालते हैं तो -10। ये घोर आश्चर्य, मतलब हम लोग आश्चर्य हो रहा है कि अरे हमने नेट फोर्स निकाला उसका वर्क डन, और इंडिविजुअली दोनों का फोर्स निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, वो वर्क डन दोनों इक्वल है। होना भी चाहिए ना यार, दो फोर्स है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जितना वर्क डन कर रहा है, इंडिविजुअली उन दोनों को जितना वर्क डन होना चाहिए, दोनों मिला के उतना ही वर्क डन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एंड हेंस हमको ये समझ में आ गया कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्सेस। जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ चीजों को जानते हैं। अब देखिए वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ये सब खुद से देखिए, है ना। ऐसा यूनिट तो खैर यूज ही कर रहे हैं, जूल होता है, और डायमेंशन जहां तक बात है तो निकालिए खुद से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करिए, फोर्स का डायमेंशन पता है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पता है, खुद से करिए। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन 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 बाय वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स। मान लीजिए इस रास्ते एक बॉडी ऐसे जा रही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इस रास्ते बॉडी जा रही है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी। अब मान लीजिए ये फोर्स बदल रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, वेरिएबल। मान लीजिए यहां 2 जूल वैल्यू है और यहां जब पहुंचा तो उसका वैल्यू हो गया कुछ 15 हो सकता है। अरे यार फोर्स के वैल्यू को कैसे जूल किया, 2 न्यूटन से 15 न्यूटन ऐसा हो सकता है ना। अब ठीक है, इसके दौरान अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट होता है 10 मीटर, आपको बोला जाए बताओ वर्क डन क्या है, तो हम सोचे अच्छा वर्क डन निकालना, जल्दी जल्दी लिखो 2 into 10। दूसरे ने सोचा वर्क डन लिखना, अच्छा लिखो 15 into 10 है। एक का आया 20 जूल, एक का आया 150 जूल। कौन सही है, दोनों ही गलत। भाई उसको पता ही नहीं यार, यहाँ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ 4 न्यूटन, यहाँ 6 न्यूटन, यहाँ 8 न्यूटन। अरे तो बढ़ रहा है, कौन सा फोर्स रख दें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, चलो cos 0 हो गया। लेकिन cos 0 तो 1 होता है, वो हो गया 1, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो करना होगा ना, लेकिन कौन सा फोर्स पता ही नहीं है। फोर्स तो वेरी कर रहा है लगातार, तो ऐसे केस में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा वाला काम तो चलने वाला
नहीं है तो हम लोग को पता करना होगा नया कोई दूसरा तरीका जिसको हम लोग यहां लिखेंगे और हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो क्या तरीका है समझिए, हम लोग x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा मतलब बहुत ही छोटा, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा 0.00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 0ः कभी एंड ही नहीं होता है और लास्ट में जाके 1 लिख देना है, नहीं लिखोगे तो 0 ही हो जाएगा ना भाई। बस इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट, अगर इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स को भी बदलने का मौका मिल नहीं पाएगा और उस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं और हम लोग उस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वाला वर्क डन dw लिखेंगे। dw इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे भाई साहब, f इंटू dx। अब ऐसे छोटे वर्क डन आपको हर जगह निकालने, इस जगह से लेकर उस जगह तक हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का छोटा छोटा वर्क डन निकालिए और सबको ऐड करिए तो बड़ा वाला वर्क डन मिल जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे सभी छोटे से dw's एंड हेंस इंटीग्रेशन ऑफ f dx, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। ये है टोटल वर्क डन, ये है टोटल वर्क डन। हो गया भाई साहब, वर्क डन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालते। अब इसका एक जो ग्राफिकल मीनिंग, क्या है ग्राफिकल मीनिंग देखिए, हम लोग अगर एक ग्राफ बनाएं, ये तो मिटा देते हैं, ये तो यूजलेस है, ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना। अगर हम एक ग्राफ बनाएं y वर्सेस x ग्राफ, तो उसका एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं, सिमिलर ग्राफ, y की जगह बस f कर दें, तो एक ग्राफ बनाए f x का ग्राफ और इस तरह से उसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना। तो एरिया अंडर ग्राफ जो आएगा f dx आएगा, कहां से कहां, x1 से x2। और ये तो वही एक्सप्रेशन है जो वहां हमने वेरिएबल वर्क डन का निकाला था। तो वेरिएबल वर्क डन हो चाहे कांस्टेंट वर्क डन हो, एरिया अंडर fx ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। ये ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन है, एरिया अंडर fx ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। अब इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसको हम एक एक करके देखेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है, अगर x बढ़ रहा हो, x अगर बढ़ रहा हो तो ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव और नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव, ऐसा भी ग्राफ दिया जा सकता है ना भाई। और यहां तक का वर्क डन निकालना, तो ऊपर वाला ग्राफ को पॉजिटिव ले लो, यहां वाले ग्राफ को नेगेटिव ले लो और ऐड कर दो, तो टोटल वही एरिया आ जाएगा और वही टोटल वर्क डन दे देगा यहां तक का, यहां से यहां। अब वो कैसे करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बट वो अगले क्लास में।